दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णकांत। आप सभी लोगों को यह घटना तो याद ही होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब के ऊपर उनकी एक पैरवी की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक वकील राकेश किशोर के द्वारा उनके ऊपर जूते फेंकने का प्रयास किया गया। हालांकि वो फेंक नहीं पाए, उन्हें रोक लिया गया और उसके बाद में जो चीफ जस्टिस हैं बी आर गवई साहब ने उन्हें माफ कर दिया। और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कहा गया कि उनके जूते को भी लौटा दिया गया है और अब उनको आरोपी नहीं बनाया जाएगा। तो अब तो ये घटना हो गया। तो इस घटना को होने के कई दिनों के बाद में केंद्र सरकार ने यह बात कहा है कि आप चाहें तो फिर से राकेश कुमार, जिनके द्वारा जूते फेंकने का प्रयास किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब कि आप फिर से उन्हें आरोपी बना सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो दोबारा आरोपी बनाने में सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजों का इसमें कोई रुचि नहीं दिख रही है। यहां तक कि हमारे देश के होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का भी इसमें कोई रुचि नहीं दिख रही है। और कुछ जज जैसे कि जस्टिस उज्जवल भुइयां का यह कहना है कि इतने बड़े जज, न्यायालय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति के साथ इतना बड़ा अपमान ठीक नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं तो खराब मैसेज जाएगा। अब उसके बाद में देखा जाए तो होने वाले भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और अभी वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई साहब, ये दोनों के दोनों उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इन जजों की कोई दरियादिली है या फिर बात कुछ और है? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप इस वीडियो को बने रहिए, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्यों इन जजों के द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। सबसे पहली बात तो आप ये बात जान लीजिए कि अगर राकेश किशोर जी को आरोपी बनाया जाएगा तो आप ये बात जान लीजिए कि राकेश किशोर जी 71 वर्षीय वकील हैं, तो उनके पास में 71 वर्ष को वकीली का अनुभव है और हमारा कानून ये इजाजत देता है कि अगर किसी को आप आरोपी बनाओगे तो उसे आपको एक वकील देना होगा। और दूसरा इजाजत ये देता है कि वो चाहे तो खुद ही अपना पैरवी कर सकता है। तो अगर राकेश किशोर जी को अगर आरोपी बनाया जाएगा तो वो अपना पैरवी खुद ही करेंगे। और आपको बता दूं कि जो केस रहेगा एकदम हाई प्रोफाइल केस रहेगा, एकदम बारीकी से इसका जांच किया जाएगा और उसके एक एक बयान को एकदम बारीकी से उसका जांच किया जाएगा। और पूरे के पूरे मीडिया का जो कैमरा का फोकस है वो इसी केस पर रहेगा और राकेश किशोर खुद ही अपने हर एक पैरवी को बताएंगे मीडिया को और जनता में चर्चा का मुद्दा बनेगा। तो अब आप कहेंगे कि ठीक तो है, ये सारी की सारी बातें जनता के सामने जानी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है भाई? आप लोगों को बता दूं कि जो राकेश किशोर जो हैं, सबसे पहली बात यहां पर हम दो जजों की बात कर रहे हैं, एक भावी जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और एक वर्तमान जस्टिस जस्टिस बी आर गवई साहब। तो सबसे पहले हम भावी जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत के बारे में बताएंगे कि समस्या क्या होगा। तो अगर उनको आरोपी बनाया जाएगा तो जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, और हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर में जस्टिस बी आर गवई का बहुत कृपा रहा है। और आपको बता दूं कि जजों की नियुक्ति को लेकर के जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कोई सीनियरिटी को लेकर के नहीं करता। क्योंकि जिस वक्त बी आर गवई साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था उस वक्त उनसे कई सीनियर जज थे, लेकिन उन सभी लोगों को दरकिनार कर दिया गया था। मतलब कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो किस प्रकार से फैसला देता है वो किसी को नहीं बताता, उसका खुद का रेसिपी है और कोई अपना रेसिपी थोड़े बताता। तो इसीलिए पारदर्शिता की कमी है और इसीलिए आलोचना भी होती रहती है। लेकिन इससे कोर्ट कचहरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुद ही जज चुनते रहते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वो पंजाब और हरियाणा में हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और जज रहने के दौरान उनके ऊपर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि 7 से 8 ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत भारी रकम लेकर के उनको जमानत दिए हैं और इसके लिए वो इसका सबूत भी पेश कर रहे थे। लेकिन जस्टिस बी आर गवई का उस समय बहुत बड़ा रोल था कि ये सब आरोप लगने के बावजूद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। यहां तक कि सरकार ने भी उनकी फाइलों को रोक लिया था, लेकिन जस्टिस बी आर गवई का उस वक्त उनका बहुत बड़ा रोल होने के कारण उस वक्त उनके ऊपर जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर में कार्रवाई नहीं किया गया। यहां तक कि उनको प्रमोशन कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। हालांकि उस समय जस्टिस गोयल ने इसका विरोध किया था, लेकिन जस्टिस बी आर गवई का उनके ऊपर हाथ था, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। और आपको बता दूं कि उस वक्त जस्टिस बी आर गवई सीजेआई नहीं थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जस्टिस बी आर गवई सीजेआई बन गए और उसके बाद में जस्टिस सूर्यकांत कहां आ गए? सुप्रीम कोर्ट में आ गए। और 24 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कि भारत के न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। अब मान लेते हैं कि राकेश किशोर जी को आरोपी बनाएंगे ये लोग, तो राकेश किशोर जी लाइन से इन सभी का कारनामे बताएंगे और ये बात कहेंगे कि मैं कितना ज्यादा न्यायिक व्यवस्था से परेशान हूं,
और न्यायिक व्यवस्था में ये सब भी बातें जोड़ेंगे कि एक जज जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाता है। और इस चीज को भी जोड़ेंगे जो कि जस्टिस वर्मा, जिनके घर में 14 मार्च 2025 को संध्या की बेला में एक घर नोटों से भरा हुआ एक घर मिला था, जिनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया है। बस इतना ही किया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया है। लेकिन वहां पर क्या कर रहे हैं, ऐसो आराम से जिंदगी काट रहे हैं, मान सम्मान सब पा रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सब वर्णन करेंगे। तो अब इतना वर्णन करने के बाद में क्या होगा, जस्टिस सूर्यकांत का 46 दिन होगा। और अभी सोशल मीडिया इतना हाई है कि सुप्रीम कोर्ट अभी सोशल मीडिया को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, क्योंकि आज की जनता जागरूक जनता है, पहले वाली नहीं है। आज से करीब 20 साल 30 साल पहले की बात होती तो हो सकता था, लेकिन आज की जनता बहुत जागरूक जनता है। केवल खाने पीने और सो जाने से मतलब नहीं है, वो कानून के बारे में चर्चा सुनना चाहता है, वो संविधान को समझना चाहता है, क्योंकि वो खुद मानता भी है कि मैं संविधान का एक अभिन्न अंग हूं, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तो जनता का विरोध अभी देश विदेश में सब देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता क्या से क्या कर दे रही है। तो इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि अगर राकेश किशोर को आरोपी बनाएंगे तो उसका पैरवी खुद करेंगे, और जब पैरवी खुद करेंगे तो अपने बचाव में ये सब बातें रख सकते हैं। और जब ये सब बातें रखेंगे तो ये सब बातें जनता के बीच में जाएगी, तो हो सकता है कि हमारी कुर्सी पर खतरा ना आ जाए। इसीलिए आपको बता दूं कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि हमारा सपना टूट न जाए। और दूसरी बात, जस्टिस सूर्यकांत एक और रायता फैला दिए हैं या फैल गया पता नहीं, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत अपने व्याख्यान में यह बात बोले हैं कि भारतीय संविधान से पहले जो भी नियम कानून था वो महिलाओं को बांध कर रखता था। शादी की जो व्यवस्था थी वो महिलाओं को कैद करने की व्यवस्था थी, बांधने की व्यवस्था थी। और संविधान जब लागू हुआ तो महिलाओं को शादी में अच्छा सम्मान मिला और महिलाओं को आजादी मिली, मतलब महिलाओं का उद्धार हुआ, ये कहना चाह रहे थे। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत को ये बात समझना चाहिए कि हमारे देश का संविधान तो 1952 से लागू हुआ, और हमारे देश के हजारों साल पहले का ऐसा इतिहास है कि जो शादी है वो 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जो लगभग 5000 साल पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता में जाइए और आप देखिए हड़प्पा सभ्यता में किस तरीके से मातृ प्रधान सभ्यता थी, हर डिसीजन घर की महिला ही लेती थी। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे और कहेंगे कि अरे यार क्या बोल रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप केवल हमारी बातों को मत सुनिए, उसकी पुष्टि भी कर लीजिए। आप पता करिए कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, आपको जवाब मिलेगा हड़प्पा सभ्यता। अब आप पता करिए कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान था या फिर पितृ प्रधान था, तब आपको जवाब मिलेगा कि मातृ प्रधान था। अब कोई भी महिला माता तब बनेगी जब उसका विवाह होगा, और विवाह होने के बाद में जो माता बनेगी और उसके जब बच्चे बड़े होंगे तो घर का प्रमुख वो महिला रहेगी, क्योंकि मातृ प्रधान है। तो जब मातृ प्रधान था और घर का प्रमुख जब महिला रहेगा तो इसकी इज्जत सम्मान सब उसके हाथों में मिलेगा। तो ये बंधन हुआ या फिर उपलब्धि हुआ। शादी के कारण महिलाओं को सम्मान मिला कि उन्हें बांध दिया गया। और ये आज की बात नहीं है, ये 5000 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं आपको। तो ये सारी चीजें जस्टिस सूर्यकांत की वजह से रायता फैला है। तो वो इस बात को भी उठाएंगे कि सनातन का अपमान है, और इसीलिए मैं ऐसा करने पर विवश हुआ। और अंत में बोलेंगे कि जो मुझे सजा देना है दे दो, मुझे फांसी पर लटकाना है तुम लटका दो। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के हाथ पांव फूलेंगे और सब छियल होकर सब मामला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत रिस्क नहीं ले रहे हैं। अब बारी आती है जस्टिस BR गवई की। जस्टिस BR गवई के बारे में आपको बता दूं कि जस्टिस BR गवई अभी बहुत सारे सपने देख रहे हैं कि रिटायरमेंट होंगे तो अभी कांग्रेस में तो कोई मजबूत नेतृत्व है नहीं, और या तो उसके बाद में प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का पद उन्हें मिल सकता है, क्योंकि वो देख चुके हैं कि जस्टिस रेड्डी को, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे, उनको कांग्रेस की तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनी किया गया था। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर रिटायरमेंट के पहले राकेश किशोर अगर मामला खोलेंगे और ये सारी बातें जब शुरू कर देंगे कि आप जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए, तो उनका हर बात आपको बताया था ना कि एकदम हाई प्रोफाइल केस चलेगा, तो हर चीज जनता के सामने जाएगा। तो जस्टिस BR गवई को भी ये बात पता है कि मेरा रिटायरमेंट का जो समय है वो बहुत गंदे तरीके से बेकार हो जाएगा। तो जस्टिस BR गवई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इन सभी मामले को ठंडे तरीके से निपटा देना चाहते हैं। इसीलिए जस्टिस BR गवई हो या जस्टिस सूर्यकांत हो, कोई भी इस मामले में आना नहीं चाहता। और रही बात जस्टिस उज्जवल भुइयां की, तो भैया आप लोगों को बता दूं कि जजों में भी तो कंपटीशन चलता होगा।
हर एक का इच्छा होगा कि हम भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। आने वाले समय में अगर वो इस बात को चढ़ाएं कि आप कार्रवाई करो और शियालिदिल हो जाए, रायता फैल जाए, तो उनके सीनियर कई जज जो कि लाइन में लगे होंगे, हो सकता है कि उसके बाद जस्टिस भुनिया जी का नंबर आ जाए, हो सकता है, इसीलिए वो इतना ज्यादा बोल रहे होंगे, और नहीं तो वो न्यायालय के प्रमुख जज के रूप में बोल रहे होंगे। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, ये अनुमान है, और अनुमान लगाने का अधिकार हर नागरिक को है। जब जज अनुमान लगा सकते हैं उनके फैसले सही तर, तो मैं तो भैया आम नागरिक हूं, मैं क्या ना करूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं सिस्टम को ज्यादा नहीं जानता, और जितना जानता हूं मुझे अपना राय रखने का, अनुमान लगाने का अधिकार है। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत सहित और भी जो जजेस हैं वो इस मामले को नहीं छेड़ना चाहते, क्योंकि जो जो जज इस मामले को छेड़ना चाहेगा उनके ऊपर राकेश किशोर जी उस सबके मामले को उठाएंगे, तो सभी को दिक्कत होगा। और अभी जनता जिस तरीके से संविधान में इंटरेस्ट ले रही है, कानून में इंटरेस्ट ले रही है, तो जनता का उग्र आंदोलन न कहीं न्यायपालिका के खिलाफ में हो जाए कि तुम सब कैसे डिसीजन लेते हो, कैसे कॉलेजियम बना करके रखे हो, कुछ तो बताओ, कैसे चुनते हो जज। तो इन सब को लेकर जज रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए राकेश किशोर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, और प्रबल से प्रबलतम समाना है कि यही कारण है। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है, ये जो जानकारी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा, खराब लगा, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।